आइए आगे मैं आपको बता रहा था लासातेलिए का नियम। तो देखिए इस नियम में सबसे पहले मैंने आपको बताया था तीन चीज मुख्य होती है लासातेलिए का नियम। लासातेलिए के नियम के भौतिक उपयोग। सबसे पहला नंबर एक है विलेयता पर ताप का प्रभाव। तो देखिए इसके विषय में आपको यह जानने की आवश्यकता है कि रासायनिक पदार्थ सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक तो ऊष्माक्षेपी और एक ऊष्माशोषी। अगर ऊष्माशोषी पदार्थ है अर्थात ऐसे पदार्थ हैं जिनको जल में घोलने से ऊष्मा अवशोषित होती है, तो ताप बढ़ाने से उनकी विलेयता बढ़ जाती है। ध्यान करें फिर, ऊष्माक्षेपी पदार्थ अर्थात ऐसे पदार्थ जिनको जल में घोलने से ऊष्मा अवशोषित होती है, उन्हें जल में घोलने पर ऊष्मा अवशोषित होती है। यदि ताप वृद्धि करते हैं तो उनकी विलेयता क्या होती है, बढ़ जाती है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि ये है KNO3 प्लस जल, तो ये बनाएगा KNO3 का जलीय विलयन। -Q हीट अवशोषित हो रही है। तो यदि हम इस प्रक्रिया में, जैसे दूसरा है यूरिया प्लस जल इज इक्वल टू यूरिया का जलीय विलयन -Q। दोनों में ताप अवशोषित हो रहा है, यूरिया भी और KNO3 भी इसी तरह के यौगिक हैं। यदि हम इस प्रक्रिया में ताप वृद्धि करते हैं तो यूरिया की जल में जो विलेयता है वो बढ़ जाती है, ध्यान रखना। जबकि इसके विपरीत जो ऊष्माक्षेपी यौगिक होते हैं अर्थात ऐसे यौगिक जिन्हें जल में घोलने पर ताप उत्पन्न होता है, उनकी ताप वृद्धि करने पर जल में विलेयता घट जाती है। कारण क्या है घटने का? जैसे H2SO4 है, H2SO4 प्लस जल, इसमें जल मिलाते हैं तो इसके लिए एक विशेष सावधानी होती है। आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि H2SO4 के बारे में कहते हैं कि H2SO4 में जल नहीं मिलाना चाहिए, बल्कि जल में H2SO4 को मिलाना चाहिए, वो भी हिलाते हिलाते धीरे धीरे मिलाना चाहिए। उसका कारण क्या है कि ये ऊष्माक्षेपी यौगिक है। जब इसमें जल डालते हैं तो इतनी ज्यादा हीट उत्पन्न होती है कि वो उछल जाता है, और उछल के क्या होगा, बंपिंग कहते हैं इसको इंग्लिश में, बंपिंग करता है और उछट के छींट लग सकती हैं। शरीर पे भी नुकसान हो सकता है, कपड़ों पे नुकसान हो सकता है, और आंख वगैरह में अगर पड़ गया तो ये समझो रोशनी बिल्कुल चली जाएगी। तो इन चीजों से बचने के लिए क्या करते हैं कि H2SO4 में जल नहीं डालते, बल्कि जल में धीरे धीरे हिलाते हुए जल को H2SO4 डालते हैं ताकि बंपिंग से बचा जा सके। तो इसमें इतनी ज्यादा हीट उत्पन्न होती है तो क्या हो जाएगा, H2SO4 का जलीय विलयन और प्लस हीट, बहुत अधिक हीट उत्पन्न होती है। तो इस प्रक्रिया में यदि इसका ताप बढ़ाएंगे, क्योंकि अभिक्रिया में स्वतः ही ताप उत्पन्न हो रहा है, इसलिए बढ़ा हुआ ताप लासातेलिए के नियम के अनुसार अभिक्रिया को उस तरफ धकेलेगा जिधर ताप अवशोषित हो। तो इधर को तो फॉरवर्ड रिएक्शन में ताप स्वतः ही उत्पन्न हो रहा है, तो क्या होगा, अभिक्रिया बैकवर्ड रिएक्शन में होने लगेगी, उल्टी होने लगेगी, अर्थात जिधर ताप अवशोषित हो रहा है उधर होने लगेगी, और अवशोषित होने पे क्या है, उसकी विलेयता घट जाएगी। तो ये ध्यान रखें, दो तरह के रासायनिक पदार्थ होते हैं, ऊष्माक्षेपी यौगिक और ऊष्माशोषी यौगिक। तो ऊष्माशोषी यौगिक वो होते हैं जिनको जल में घोलने पर ऊष्मा अवशोषित होती है। ऐसे पदार्थों में ताप वृद्धि करने से उनकी जल में विलेयता बढ़ जाती है। इसके विपरीत जो ऊष्माक्षेपी यौगिक होते हैं, जैसे H2SO4 है, जैसे चूना है, इनको जल में घोलने पर ताप उत्पन्न होता है, तो ये ऊष्माक्षेपी यौगिक हैं। यदि ताप वृद्धि करते हैं तो ऐसी स्थिति में उनकी विलेयता क्या होती है, बढ़ने की बजाय घट जाती है। क्यों घट जाती है,
क्योंकि उनमें स्वतः ही ताप उत्पन्न हो रहा है, इसलिए बढ़ा हुआ जो ताप है वो इसका विरोध करेगा और उधर को साम्य परिवर्तित हो जाएगा जिधर ताप अवशोषित हो रहा है, और ताप अवशोषित किधर को होगा, बैकवर्ड दिशा में, अर्थात उसकी विलेयता घट जाएगी। देखिए जैसे एक एग्जांपल से और बता रहा हूं मैं, यहां पर मैं पिछले उसमें बता रहा था आपको, ये सेकंड नंबर बर्फ का पिघलना, नंबर 2 पर है बर्फ का पिघलना। अब इसमें आप देखेंगे यदि हम बर्फ प्लस उष्मा, उष्मा लिखें या हीट लिखें या क्यू लिखें, एक ही बात है। बर्फ को गर्म करेंगे तब ही वो किसमें परिवर्तित होगी, जल में, ठीक है, जल में परिवर्तित होगी। अब इसको हम उधर ले जाएं राइट साइड में, तो इधर तो बर्फ प्लस उष्मा या बर्फ प्लस क्यू है या बर्फ प्लस हीट है, जब हम उधर ले जाएंगे तो ये चिन्ह बदल जाएगा और किसमें हो जाएगा, माइनस में। अब आपको पता चल रहा है कि ये उष्माक्षेपी अभिक्रिया है या उष्माशोषी अभिक्रिया है, उष्माशोषी है, यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन है। इसमें ताप अवशोषित हो रहा है, स्वतः ही लगा लीजिए, बर्फ को बर्फ प्लस हीट या बर्फ प्लस क्यू, जब उसको गर्म करेंगे तभी तो जल में परिवर्तित होगी। तो इधर की बजाय जब उधर ले जाएंगे, ज्यादातर इधर लिखा आता है रिएक्शन में, तो वो माइनस हो जाएगा। तो इससे स्पष्ट पता चल रहा है कि ये कैसी अभिक्रिया है, उष्माशोषी अभिक्रिया है। और उष्माशोषी अभिक्रिया क्योंकि उनमें ताप अवशोषित होता है, तो उनकी विशेषता होती है कि जितना ज्यादा ताप वृद्धि करेंगे उतना ही फॉरवर्ड दिशा में होंगी, अर्थात आगे की दिशा में होंगी। आगे की दिशा का मतलब है बाएं से दाएं ओर होना, अग्र अभिक्रिया होगी। और अग्र अभिक्रिया का मतलब है कि बर्फ किस में परिवर्तित होगी, जल में। समझ आ गया कि जितना ज्यादा से ज्यादा हम ताप वृद्धि करेंगे उतना ही बर्फ जो है जल में ज्यादा परिवर्तित होगी। इसके विपरीत यदि हम ताप कम करते हैं तो अभिक्रिया किस तरफ मुड़ जाएगी, बैकवर्ड दिशा में। और बैकवर्ड दिशा में मुड़ने का मतलब है कि जो बना हुआ जल है उसमें से भी कुछ मात्रा किसमें परिवर्तित हो जाएगी, बर्फ में परिवर्तित हो जाएगी। बैकवर्ड रिएक्शन होने का तात्पर्य ये है। तो समझिए ये 3 चीज होती है, एक तो ताप, एक दाब और एक सांद्रण। इन पर लासातेलिए के नियम का क्या प्रभाव पड़ता है, तो ध्यान करना। मैं थोड़ा दूर दूर लिख दूं इनको, ये ताप हो गया, दाब हो गया और सांद्रण। ताप के लिए ध्यान करना, यदि उष्मा शोषी है, अभिक्रिया है, तो अधिक ताप की आवश्यकता होगी। यदि उष्माक्षेपी है तो कम ताप की आवश्यकता होगी, ठीक है। दाब के लिए अभिक्रिया यदि आयतन या मोल्स की संख्या लिखें या अणुओं की संख्या लिखें, आयतन या मोल्स की संख्या में कमी के साथ संपन्न हो रही है तो अधिक दाब की आवश्यकता होगी, अधिक दाब, ठीक है। और आयतन या मोल्स की संख्या में अगर वृद्धि हो रही है तो कम दाब की आवश्यकता होगी। ये मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं। और यदि आयतन या मोल्स की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, तब क्या होगा, दाब परिवर्तित करने का कोई फायदा नहीं होगा, कोई दाब परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। और नंबर 3, सांद्रण के विषय में, सांद्रण के विषय में है कि यदि अभिकारक पदार्थों का सांद्रण अधिक होगा तो अभिक्रिया हमेशा
फॉरवर्ड रिएक्शन में होती रहेगी। अभिकारक पदार्थ ये है, क्रियाफल पदार्थ उधर हुए। तो अगर सांद्रण अधिक होगा, अभिकारक पदार्थों का अधिक होगा, तो अभिक्रिया हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती रहेगी, और यदि कम हो जाएगा तो अभिक्रिया कैसी होगी, बैकवर्ड दिशा में होने लगेगी। इसके अलावा हमेशा अभिक्रिया आगे की तरफ ही चलती रहे, इसके लिए जरूरी होता है कि बने हुए क्रियाफल पदार्थ को यदि आप क्रिया स्थल से अलग करते रहेंगे तो बैकवर्ड रिएक्शन होने की नौबत नहीं आएगी। क्योंकि बैकवर्ड रिएक्शन कब होती है, जब यहां पर ज्यादा क्रियाफल पदार्थ एकत्र हो जाता है तो बैकवर्ड रिएक्शन होने लगती है। रिवर्सिबल रिएक्शन की ये विशेषता होती है कि जब यहां काफी मात्रा में क्रियाफल पदार्थ एकत्र हो जाता है तो अभिक्रिया बैकवर्ड दिशा में होने लगती है। तो यदि हम क्रियाफल को बने हुए को अलग करते रहेंगे तो बैकवर्ड रिएक्शन होने ही नहीं पाएगी, हमेशा आगे की दिशा में ही चलती रहेगी। इसके अलावा उत्प्रेरक की उपस्थिति भी अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करती है, अर्थात अधिक क्रियाफल बनाने में सहायक होती है। तो अब आइए आप, ये तो मैंने सबके लिए जनरल बताई है बात, आपको सभी के लिए लागू होगी, ध्यान रखना इन चीजों को। अब हम इस पर विचार करते हैं। जो बर्फ का पिघलना है वो उस लासातेलिए के नियम के अनुसार उसके लिए किन किन चीजों की आवश्यकता है, या कैसे कैसे ताप, दाब और सांद्रण की आवश्यकता है। तो ध्यान रखें, क्योंकि ये एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, इसलिए बर्फ को जल में परिवर्तित करने के लिए अधिक से अधिक ताप की आवश्यकता है। ठीक है, अधिक से अधिक ताप की आवश्यकता है। क्यों है, क्योंकि ये एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। जितना हम ज्यादा ताप बढ़ाएंगे अभिक्रिया उधर जाएगी जिधर ताप अवशोषित हो, अर्थात अधिक से अधिक बर्फ जो है जल में परिवर्तित हो। नंबर 2, हम दाब का देखें कि कैसा दाब लगेगा। दाब के लिए मैंने आपको बता रखा है कि आयतन में यदि कमी के साथ संपन्न हो रही है या अणुओं या मोल्स की संख्या में कमी आ रही है तो अधिक से अधिक दाब की आवश्यकता होगी, और यदि कमी के साथ अधिकता के साथ संपन्न हो रही है, आयतन में वृद्धि हो रही है, अणुओं की संख्या या मोल्स की संख्या में वृद्धि हो रही है, तब कम से कम दाब की आवश्यकता होगी। और यदि दोनों तरफ आयतन बराबर है या मोल्स की संख्या या अणुओं की संख्या बराबर है तो क्या होगा, दाब परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं होगा, भले ही चाहे उसको ओपन पात्र में कर लीजिए। इसमें देखिए ध्यान करना, बर्फ का आयतन उसी जल के आयतन से ज्यादा होता है। उसके लिए मैंने आपको पिछले वीडियो में एक बताया था कारण कि इस तरह का क्वेश्चन बहुत आता है फिजिक्स में कि कभी कभी पहाड़ों पर जब बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है तो पाइपलाइनें फट जाती है। उसका कारण ये है कि पाइपलाइनों में पहले क्या भरा हुआ है, जल। अधिक बर्फ पड़ने पर, ठंड पड़ने पर क्या हो गया, वो जल किस में परिवर्तित हो गया, बर्फ में। और बर्फ का आयतन जल के आयतन से अधिक होता है, इसलिए वो जोर लगाता है और पाइप फट जाते हैं। इसके लिए एक्सपेरिमेंट करके देखना आप कि जो हल्की प्लास्टिक की बोतल होती है, जैसे पानी पीने की बच्चे स्कूल जाते हैं ना, वो हल्की होती है, ज्यादा मजबूत नहीं होती। आप उसको लबालब भरना पानी से और डाट जो है टाइट करके और उसको फ्रीजर में ऊपर का जो कॉलम होता है ना ज्यादा ठंडा करने वाला, उसमें रख देना शाम को और उसको तेज कर देना। सुबह को आप देखेंगे बोतल फटी मिलेगी आपको। तो क्यों मिलेगी, क्योंकि उसी जल की अपेक्षा बर्फ का आयतन ज्यादा होता है। तो आप ये देखिए, बर्फ का आयतन अधिक है और जल का आयतन कम है, तो आयतन में कमी के साथ अभिक्रिया संपन्न हो रही है। इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा जितना दाब लगाएंगे उतना ही अधिक मात्रा में बर्फ जो है जल में परिवर्तित है। समझ आ गया। और यदि दाब कम करेंगे तो अभिक्रिया विपरीत दिशा में होने लगेगी, अर्थात उधर होने लगेगी जिधर आयतन में वृद्धि हो। और आयतन में वृद्धि किधर होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में, अर्थात बना हुआ जल में से कुछ मात्रा बर्फ में परिवर्तित हो जाएगी। समझ में आ गया होगा। नंबर 3 है सांद्रण। यदि अभिकारक पदार्थों का सांद्रण अधिक होगा तो अभिक्रिया आगे की तरफ चलती रहेगी। इसका मतलब है यदि बर्फ का सांद्रण ज्यादा है तो वो जल में परिवर्तित होती रहेगी, आगे को चलती रहेगी। और यदि इधर जल की मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो बैकवर्ड। तो इसलिए अभिक्रिया हमेशा आगे की तरफ ही चले,
इसके लिए जरूरी है कि अभिकारक पदार्थों का सांद्रण अधिक हो। इसके अलावा बने हुए क्रियाफल पदार्थ को भी यहां से अलग हटाते रहेंगे तो अभिक्रिया एक ही दिशा में, आगे की दिशा में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती रहेगी। अब देखिए एक तीसरा और है जल का वाष्प।